और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं एआईएटीएफ के चेयरमैन, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा सर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बिट्टा जी आपका भारत 24 पर। और जी वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। और शुरुआत इसी सवाल के साथ, क्योंकि सैफुद्दीन सोज की तरफ से आज जो स्टेटमेंट दिया गया, जब वो ये कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत को लेकर बल देते हुए ये भी कहते हैं कि आतंकियों के मन में आखिर क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। ये वो सैफुद्दीन सोज हैं जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, उसके बाद वो कांग्रेस के साथ आ गए, मिनिस्टर भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और इस तरीके का उनका बयान सबसे पहले बिट्टा सर कितना अफसोसजनक है। क्योंकि एक तरफ हम सीधे सीधे ये कहते हैं कि गोली और बोली दोनों साथ साथ नहीं हो सकती, और इसी बीच में ऐसे लोग भी हैं जो इस बात की पैरवी करते हैं कि पाकिस्तान के साथ आतंकियों के साथ बातचीत होनी चाहिए। पहली बात तो सोच के ऊपर को मुझे हैरानगी की बात नहीं, आपने हैरानगी की बात की, मुझे कोई हैरानगी नहीं है। जब ये सेंटर के मिनिस्टर से, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वहां स्टेट के दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में रहे, इनकी सोच शुरू से लेके आतंकवादियों की फेवर में रही है। इन्होंने कभी राष्ट्र की बात नहीं की है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का है, हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेके पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद ये मिनिस्टर बनते हैं, पूरी देश की हमारी सुरक्षा के ऊपर कितना बड़ा खतरा होता है जिन पदों पे रहे हैं। पहली बात तो इनको मैं बता देना चाहता हूं, ये हो या फारूक अब्दुल्ला हो, उनकी स्टेटमेंट भी ऐसी थी कि 370 धारा हटने के बाद क्या आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल नहीं आया। पहली बात तो जो जवान शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, और सीमाओं की रक्षा करने के लिए जवान मौत का कफन बांध के निकलता है, अपनी माँ की तरफ देखता है, अपने पिता की तरफ देखता है, अपने बच्चों की तरफ देखता है, अपनी पत्नी की तरफ देखता है, और मौत का कफन बांध के चले जाता है। उसके मन में ये होता है कि मैं अपने परिवार को धोखा जरूर दूंगा पर भारत माँ को धोखा नहीं दूंगा। उसकी को किसी से लड़ाई नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई हो सकती, उसका काम है सीमाओं की रक्षा करना, और मौत का कफन बांध के चले जाता है। जवान शहीद हो जाते हैं, इनके ऊपर इतना सी भी कंकर साबित सोच जैसे लोग, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, वहां के कुछ पॉलिटिकल पार्टियों में महबूबा जैसे लोग, इतनी सी भी दर्द नहीं होती। कौन सा इस भारत माँ को इनको प्यार है? मैं इनको पूछना चाहता हूं कि देश से प्यार है? अगर देश से प्यार होता तो कभी ना ये कहते पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। वो पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, वो भूखा नंगा पाकिस्तान जिसको खिलाने के लिए रोटी नहीं, जिनके अंदर आपसी जंग चल रही है, आपसी लड़ाइयां चल रही है। और हिंदुस्तान G20 चांद तक, कहां तक वहां तिरंगा झंडा लहराया गया। पूरी दुनिया के राष्ट्रपति पीएम हिंदुस्तान में आते हैं और बिट्टा सर, सबसे बड़ी बात ये कि वो पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को पालता है, पोसता है, वो आतंकवाद को भारत में भेजता है ताकि भारत की शांति को भंग किया जा सके, और उसी पाकिस्तान से लोग बार बार बात करते हैं, और वो भी शहीद के घर पर मौजूद रहते हुए। सर, फारूक अब्दुल्ला वहां शहीद के घर पर मौजूद देखो, मैं आपको कहूं, ये बार बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है कि वहां चुनाव होना चाहिए, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मैं चुनाव के फेवर में नहीं हूं। जितनी देर तक ऐसे लोग गंदी भाषा का भारत मां के खिलाफ प्रयोग करेंगे, हिंदुस्तान के उन जवानों के साथ जो सीमाओं की रक्षा करते हैं उनके खिलाफ चलेंगे, ये उनके खिलाफ चलने वाली बात है। चुनाव होना नहीं चाहिए, वहां गवर्नर रूल रहे। पंजाब के अंदर कितने साल गवर्नर रूल रहा? अमन शांति आया जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हुई। इनको जब थोड़ी सी ढील दे जाती है कि चुनाव आने वाला है तो इनके दिमाग खराब हो जाते हैं, दिमाग चढ़ जाते हैं, फिर वोट बैंक लेने के लिए वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि इनका वोट बैंक इनके पीछे चल जाए। इनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये आज का भारत है। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ऑक्युपाई कश्मीर भी जल्दी लेके रहेंगे। इनको बता देना चाहता हूं, आज भारत उस ताकत में, उस शक्ति पे, इजराइल के बाद आज भारत वो पूरी दुनिया के अंदर एक ताकत बन चुका है। और चाइना जैसे देश आज हिंदुस्तान को वो देखते हैं कि हिंदुस्तान इतनी तरक्की के रास्ते पे चला गया, वो हिंदुस्तान आज का, उससे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। कभी प्रदीप जी ने कभी पुराने टाइम पे गाना गाया था, एक कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, हिंदुस्तान के साथ धोखा करते हैं। इनको स्पष्ट तौर पे मैं को सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं को बीजेपी का नुमाइंदा नहीं हूँ,
मैं एक आजाद विचारधारा लेकिन बेटा सर, आज बीजेपी बड़ी हमलावर रही है, कांग्रेस पर हमलावर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर रही है, और ये कहा है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आतंकवादियों को लेकर सियासत कर रही है इस वक्त कांग्रेस, वो भी ऐसे वक्त में जब हमारे शहीदों के घर से जनाजे उनके उठ रहे हैं, वहां से उनकी अर्थियां उठ रही हैं, तिरंगे में लिपट कर उनको ले जाया जा रहा है। देखो मैं जी, मैं आपको बताऊं, मेरा बचपन, मेरी जवानी कांग्रेस का तिरंगा डंडा उठा के अस्पतालों में बम्बों गोलियों से गुजरा। मैं कांग्रेस को बुरा नहीं कह सकता। कांग्रेस पार्टी ने, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, सरदार पटेल हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर कांग्रेस में थे, पुरानी आजादी की लड़ाई की पार्टी, मैं भी उनका हूं। मैं कांग्रेस से दूर नहीं हूं। कांग्रेस के नेताओं की विचारधारा बदल गई। कांग्रेस ना बुरी थी, ना बुरी होगी, ना कभी बुरी थी। हम उस वक्त भी वंदे मातरम बोलते थे बचपन के अंदर। पंडित जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे आज भी कहते हैं, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। आज बताइए कांग्रेस के अंदर कौन सा ये खुल के कहने वाला है वंदे मातरम, भारत माता की जय, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम? नहीं, ये कौन, ये मुसीबत किसने डाली? कह रहे हैं आप तो उस पुरानी कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो कांग्रेस कहां गई, या वो लोग अब कहां हैं जो ये कहे बेटा सर कि कुछ रहे ना रहे, मेरा देश सलामत रहना चाहिए? ये लोग कहां हैं आज? देखो मेरी बहन, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मैं जरूर अकेला हूं। मैं लाल खून से कांग्रेस का मेंबर बना, और खून कहां? कांग्रेस के दफ्तर में बैठाया जहां 35 लोग शहीद हुए। ये कहां बने? ये नीले रंग की शाही से बने। ये अलग हो गए, हम अलग हो गए, पर हमने पार्टी को बदला नहीं, अपने विचारों को बदला नहीं। आज उसी विचारों पे खड़े हैं। और कांग्रेस के, ये उस वक्त कांग्रेस नहीं कहा, उस वक्त के नेताओं की गलतियों से 75 साल की कैंसर की बीमारी को आके किसने ठीक किया? नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पहले तिरंगे झंडे का अपमान होता था या नहीं? क्या जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे या नहीं? क्या पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में उनकी डेड बॉडी लिपटी, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनके पिता के सामने आती थी या नहीं? मैं सवाल पूछ, हाँ मैं मानता हूं, सीमाओं की रक्षा करते हुए कुर्बानियां, शहादतें अभी हमें देनी पड़ेगी, पर जो स्थिति पहले थी, क्या आज वो स्थिति है? और सैफुद्दीन सोच हुआ, नहीं बेटा जी, सैफुद्दीन सोच जैसे लोगों की सोच का क्या किया जाएगा? 370 हटने के बाद, सुनिए बेटा सर, 370 हटने के बाद वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने उनको नजरबंद कर दिया। 2017 में वो ये कहते हैं कि कश्मीर समस्या के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि भारत दोषी है। तो इन लोगों की सोच का क्या हल है? मैं बताऊं, इनकी सोच ये है, ये सुबह उठ करके जब नमाज पढ़ते हैं, जब भगवान को मानते हैं, देश विरोधी लोग ये जरूर जो सुबह कहते होंगे ज्यादा से ज्यादा मौतें, चाहे मुसलमान भाइयों की हो। क्या एक डीएसपी मुसलमान नहीं था? क्या उनके पिता डीआईजी मुस्लिम नहीं थे? ये क्या खून के बना तिरंगा झंडा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का नहीं है? ये नेताओं की, वहां के नेताओं की सुबह सबसे पहली प्रेयर होती है, 11 से 11 जवान शहीद हो, खून की नदियां बहें, और उसके बाद चैनलों के आके इंटरनेशनल न्यूज बनाई जाए। देखो जी, 370 धारा हट गई, अभी भी शहादत जारी है। 370 धारा हट गई, अभी भी हालात खराब। इनका मुद्दा है, इनका मुद्दा अमन शांति बहन जी नहीं है। इनका मुद्दा है रोज शहादत हो और 370 धारा की चर्चा हो। उस पर ये अपनी सियासत की रोटियां सेके, यही ये चाहते हैं कि इस पर इनकी सियासत चलती रहे, इसी के इर्द गिर्द इनकी सियासत चलेगी। देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, शहीदों को लेकर बयान देते हुए, या फिर ये कहते हुए कि इसके लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए या कश्मीर समस्या के लिए भारत जिम्मेदार है, इसी पर चलेगी इनकी सियासत। जी जी, इनकी देखो, इनकी जो सोच है, इनकी सोच यही है जो मैं मानता हूं कि रोज हालात खराब हो। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, कि आज दिल्ली के अंदर G20 में पाकिस्तान को बुलाया गया, बांग्लादेश आया, नेपाल आया, श्रीलंका आया, पूरी दुनिया के लोग आए, क्या पाकिस्तान को बुलाया? भूखे नंगे पाकिस्तान को हम बुलाते? देखो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके जब शपथ ली प्राइम मिनिस्टर की, राष्ट्रपति भवन में नवाज शरीफ को बुलाया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, क्या आप कभी सोच सकते थे, मैं तो कभी सोच नहीं सकता, कि नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, फिर हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके पाकिस्तान चले गए नवाज शरीफ को मिलने? इसलिए
कि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, ना किसी का कत्लेआम वहां हो, ना किसी जवान का यहाँ हो, आप भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें। महात्मा गांधी का संदेश देते हुए नरेंद्र मोदी जी मौत का कफन बांध के चले गए। इन्होंने क्या किया? 15-20 दिन, महीने के बाद दीनानगर पठानकोट की घटना को अंजाम दिया। क्या उसके बाद इनसे साथ को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की? उन्होंने कहा हम तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे घर में हाथ जोड़े, हमें हाथ नहीं जोड़ने थे, हमारे जवान, हमारे लोगों को तुमने मारा, 26/11 की घटना की, पार्लियामेंट की, फिर भी हम तुम्हारे घर में आके हाथ जोड़ने आए, आओ शांति का रास्ता अपनाते हैं। उसके बाद इन्होंने पुलवामा की घटना की, 15 मिनट के अंदर जिसको कोई नहीं भूल सकता बेटा सर, जिसको कोई नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने जो अपनी नीयत दिखाई और इस नीयत में खोट दिखाया, उसको कभी नहीं भूल सकता कोई। और शायद यही एक वजह रही कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकियों का खात्मा किया। क्या यही एक रास्ता है कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक 2 करनी होगी?